किशोर कुमार जी बनारस के रहने वाले हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, उनका बेटा विनोद, उनकी बहू परिधि, उनका 10 वर्ष का पोता हर्ष रहते हैं। आज उनके बेटे विनोद के कमरे से तेज आवाजें आ रही हैं। शायद विनोद और परिधि में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी ड्राइंग रूम में बैठे विनोद के कमरे से आते शोर को सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनने पर उन्हें परिधि की आवाज़ सुनाई दी, जो विनोद से बोल रही थी कि मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर संभालूं, बच्चे को संभालूं या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को संभालूं। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है और हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं जो उनकी देख रेख के लिए नौकर रख सके। तुम उन दोनों को अब वृद्धाश्रम भेज दो। जब तुम्हारा मन हो उनसे मिल लिया करना जाके, और जब उनका मन हो वो यहाँ आ जाया करेंगे मिलने। परिधि की बात सुनकर किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और किशोर कुमार जी उन दिनों को याद कर रहे थे जब विनोद बहुत छोटा था। कैसे किशोर कुमार जी ने मजदूरी करके विनोद की परवरिश की, खुद की इच्छाओं का गला घोट विनोद की हर ख्वाहिश पूरी की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कभी कभी किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी अपने घर खर्च कम करके विनोद की स्कूल की फीस भरते थे, खुद भूखे रहते थे, पर विनोद को अच्छे से अच्छा खाना देते थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। और आज विनोद सिविल इंजीनियर है तो उसके बूढ़े माँ बाप उसके लिए बोझ हो गए। तभी किशोर कुमार जी के पोते हर्ष की आवाज़ आई। हर्ष अपने पापा विनोद से पूछ रहा था, पापा ये वृद्धाश्रम क्या होता है? तो विनोद बोला, बेटा वृद्धाश्रम वो होता है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। तो हर्ष अपनी मासूमियत से बोला, पापा जब आप और मम्मी भी बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों भी मुझे छोड़ के वृद्धाश्रम चले जाओगे क्या? हर्ष की बात सुनकर परिधि गुस्से से हर्ष पर बरसते हुए बोली, हर्ष ये क्या तरीका है बात करने का अपने पापा से? कोई ऐसे बात करता है? हम तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर रहे हैं, तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो? हर्ष परिधि के गुस्से से थोड़ा सहम गया था और डरते हुए धीरे से अपने पापा से बोला, पापा क्या दादी दादाजी ने आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया? क्या उन्होंने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए नहीं जी? हर्ष की बात सुनकर विनोद अपने बचपन की यादों में खो गया। विनोद उन दिनों की याद कर रहा था जब विनोद बहुत छोटा था और बड़ी गाड़ियों को देखकर उनमें बैठकर घूमने की जिद करता था। तो किशोर कुमार जी विनोद को यह कहकर समझा देते कि जब तुम पढ़ लिख के बड़े होगे, अच्छी नौकरी करोगे, तो तुम भी ऐसी बड़ी गाड़ी लेना और हमें उसमें घुमाना। मेरे पास तो साइकिल है, अभी इसी से घूम लो। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद थकने के बावजूद भी किशोर कुमार जी हर रोज शाम को विनोद को साइकिल पर घुमाते। हर त्योहार पर जब विनोद नए कपड़े लेने की जिद करता तो किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी खुद पुराने कपड़े पहनते, पर विनोद को उसकी पसंद के नए कपड़े दिलवाते। यही सारी बातें याद करके विनोद की आंखों से आंसू छलकने लगे। परिधि ने जब विनोद की आंखों से आंसू निकलते देखे तो विनोद से बोली, आप भी क्या बच्चे की बातें सुनकर भावुक हो रहे हो? ये तो नादान है, कुछ भी बोलता है। मैंने जो आपसे कहा है वही कीजिए, जाइए और मम्मी पापा से बात कीजिए। परिधि की बात सुनकर विनोद गुस्से से परिधि पर बरस पड़ा, ये कहते हुए कि हर्ष बच्चा और नादान जरूर है पर ना समझ नहीं। जो बात एक बेटे की माँ होने के बाद तुम्हें समझ नहीं आई वो इस बच्चे को समझ आ गई। अभी हर्ष ने नादानी में हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही तो तुमने उसे अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब समझा दिया। बल्कि जितना मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया है उसका आधा भी हमने हर्ष के लिए नहीं किया। मेरे पास एक अच्छी नौकरी तो है जिससे हम हर्ष को अच्छे से पढ़ा सके और घर का खर्चा भी चला सके। मेरे पापा तो मजदूरी करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ संभालना, सोचा है तुमने कभी?
विनोद की बातें सुनकर परिधि का गुस्सा और बढ़ गया और परिधि गुस्से से झल्लाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, किसने क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने तुमसे जो कहा है वही करो बस। परिधि की बात सुन विनोद बोला, अगर मेरे मम्मी पापा की जगह तुम्हारे मम्मी पापा होते तो क्या तुम उन्हें भी वृद्धाश्रम भेज देती? तो परिधि बोली, मेरे मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी में इतना कमाया है कि अपना खर्चा उठा सके और अपनी देख रेख के लिए नौकर रख सके। तो विनोद बोला, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास पैसा है तो मेरे मम्मी पापा के पास उनका बेटा है जो उनका ध्यान रख सकता है। मैं मम्मी पापा को कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। विनोद और परिधि की लड़ाई बढ़ती देख किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी ने वृद्धाश्रम जाने का फैसला ले लिया और अपने कमरे में चले गए अपना सामान लेने। किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी अपना सामान लेके बाहर आ गए। हर्ष ने उनसे पूछा, दादी दादाजी आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? तो किशोर कुमार जी बोले, हाँ बेटा। तो हर्ष बोला, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। तो किशोर कुमार जी बोले, नहीं बेटा, तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। तो हर्ष बोला, आप कहाँ जा रहे हो? जैसे ही किशोर कुमार जी ने कहा वृद्धाश्रम, तभी विनोद आ गया और बोला, नहीं मम्मी पापा आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। तो विनोद की मम्मी बोली, नहीं बेटा तू हमें जाने दे, हमारी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत कर। तो विनोद बोला, मम्मी माँ बाप की वजह से कभी बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी बनती है और आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मेरे पास। विनोद परिधि की और देखता हुआ बोला, जिसे जाना है वो जा सकता है। विनोद की मम्मी ने विनोद को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? बहू क्यों जाएगी कहीं, वो यहीं रहेगी। तभी परिधि बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। विनोद अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद परिधि अपना और हर्ष का सामान लेके आ गई और हर्ष का हाथ पकड़ के बोली, चलो यहाँ से। हर्ष ने जाने से मना किया तो परिधि हर्ष को डांटते हुए बोली, चुपचाप चलो मेरे साथ, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी परिधि को रोकते हुए रहे और समझाते रहे, पर परिधि नहीं रुकी और चली गई। परिधि के जाने के बाद किशोर कुमार जी ने विनोद को फ़ोन कर परिधि के जाने की बात बता दी। तो विनोद बोला, आप चिंता मत कीजिए पापा, जाने दो उसे, जब गुस्सा शांत होगा आ जाएगी। इतना बोल के विनोद ने फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद परिधि भी वापस आ गई। परिधि और हर्ष को देखकर किशोर जी और उनकी पत्नी खुश होते हुए बोले, आ गए तुम दोनों। हर्ष भाग के अपने दादाजी की गोद में चढ़ गया, लेकिन परिधि बहुत उदास थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठ गई। विनोद की मम्मी ने परिधि का सिर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? परिधि ने रोते हुए अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके और पापा जी के लिए कितना बुरा सोचा। विनोद की मम्मी बोली, पर बेटा हुआ क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है ना? तभी हर्ष बोला, नानी नाना जी तो घर पर थे ही नहीं। विनोद के मम्मी पापा आश्चर्य से बोले, घर पर नहीं थे तो कहाँ गए? तो परिधि बोली, पता नहीं मम्मी जी, मम्मी पापा कहाँ गए? मेरे भैया भाभी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उन दोनों को घर से निकाल दिया। विनोद की मम्मी बोली, पर क्यों, तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? तो परिधि बोली, पता नहीं मम्मी जी, मैं जब घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था, बस मुरारी काका घर के नौकर थे, उन्होंने ही ये सब बताया। विनोद की मम्मी बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किशोर कुमार जी ने विनोद को फ़ोन कर जब ये सारी बात बताई तो विनोद बोला, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं, आप परिधि को बोल दो वो चिंता ना करे, उनके मम्मी पापा ठीक हैं, मैं शाम को घर आके सारी बात बताता हूँ, आप सब परेशान न हो। शाम को जब विनोद घर पहुँचा तो परिधि ने विनोद पर सवालों की बौछार करते हुए कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं और आपको ये सब कैसे पता? विनोद परिधि को शांत करते हुए बोला कि जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो मम्मी पापा जी मुझे रास्ते में मिले थे। मैंने जब उन्हें सामान के साथ देखा तो उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और बोले, अब हम वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। ये सब सुनकर परिधि रोने लगी
तो विनोद बोला, तुम चिंता मत करो परिधि, मैं उन्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। तो विनोद के पापा बोले, तो तुम सुबह ही उन्हें अपने साथ घर क्यों नहीं ले आए, उन्हें वृद्धाश्रम क्यों जाने दिया? तो विनोद बोला, पापा मैंने उन्हें बहुत समझाया और अपने साथ घर चलने के लिए भी बोला, पर वो नहीं माने और बोले हम बेटी के घर नहीं रह सकते। अब जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं रहा तो हम किसी पर बोझ क्यों बने, हम अब वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। उनकी बातें सुन मैंने सोचा इन्हें थोड़ी देर अकेला ही छोड़ देता हूँ, शाम को आके ले जाऊंगा। तो विनोद के पापा बोले, चलो तो हम सब चलते हैं उन्हें लेने, हम सब उन्हें समझा के अपने साथ ले आएंगे। सब विनोद के साथ वृद्धाश्रम पहुंच गए। हर्ष ने जैसे ही वहां अपने नाना जी को देखा तो भागकर उनके पास चला गया। परिधि के मम्मी पापा ने जब परिधि के साथ सबको आश्रम में देखा तो आश्चर्य से पूछा, आप सब यहाँ कैसे? तो किशोर कुमार जी बोले, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमें सब पता चल गया है, हम आप दोनों को अब यहाँ नहीं रहने देंगे, आप हमारे घर रहेंगे हमारे साथ, हम सब आपको लेने आए हैं, चलिए। तो परिधि के पापा बोले, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं किशोर कुमार जी, हमारे साथ जो भी हुआ है स्वीकार कर लिया है, अब हम यहीं रहेंगे, हम अपनी बेटी के ससुराल कैसे रह सकते हैं? तो किशोर कुमार जी बोले, ये किस किताब में लिखा है कि बेटी की शादी के बाद बेटी के माता पिता उसके साथ नहीं रह सकते? जब माता पिता अपने बच्चों और उनकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करते तो उनके साथ रहने में क्यों? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बस बेटा बन सकता है, बेटी नहीं। अगर किसी के बेटा ना हो तो क्या उनकी बेटी का ये अधिकार नहीं कि वो अपने माता पिता को अपने साथ रखे? तो परिधि के पापा बोले, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है और ना हमें यहाँ रहना बुरा लग रहा है, यहाँ तो हमारे जैसे कितने लोग हैं। तो विनोद बोला, पापा जी मेरा घर जितना मेरा है उतना परिधि का भी है, और क्या आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है? और अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि बेटी के घर नहीं रहना चाहिए तो आप मान लीजिए कि आप अपने बेटे के घर ही जा रहे हैं। दामाद के साथ भी तो बेटे के जैसा रिश्ता होता है ना, तो आज से मैं ही आपका बेटा हूँ। विनोद की बातें सुन परिधि के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए और वो उनके साथ जाने के लिए मान गए और सबके साथ घर चले गए। पर परिधि बिल्कुल गुमसुम थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब सब घर पहुंचे तो परिधि की मम्मी ने परिधि से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब तो हम तुम्हारे साथ घर आ गए। तो परिधि अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, आप दोनों के साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। परिधि की मम्मी ने परिधि का सिर सहलाते हुए आश्चर्य से पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो? और परिधि को खुद से अलग करते हुए बोली, क्या हुआ है बेटा, साफ साफ बताओ। तो परिधि ने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई जो उसने आज सुबह विनोद से बोली थी, अपने सास ससुर के बारे में। और फिर परिधि अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा जी, मैंने जो आप दोनों के साथ जो करने की सोची वही मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ। परिधि की बातें सुनकर परिधि के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। बात को संभालते हुए विनोद की मम्मी बोली, तुम भी क्या बात लेके बैठ गई? परिधि बेटा, घर में ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, ऐसी बातों को दिल पे नहीं लेते, हम भी सब भूल गए, अब तुम भी भूल जाओ। तभी विनोद बोला, हाँ परिधि मम्मी ठीक कह रही हैं, और तुम्हारे मम्मी पापा कितने समय के बाद घर आए हैं और तुम ये सब बातें लेके बैठ गई। अब जाओ जाके खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। परिधि खाना बनाने चली गई और विनोद भी अपने कमरे में चला गया। हर्ष अपने दादी दादाजी और अपने नाना नानी जी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। हर्ष आज बहुत खुश था, उसके नाना नानी भी उसके साथ रहने वाले थे। अब हर्ष ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी वहाँ आश्रम में कितने सारे लोग थे, क्या उन सब के पास घर नहीं है? क्या उन सब के बच्चे नहीं हैं? सब आश्रम में क्यों रहते हैं? तो हर्ष के दादाजी बोले, बेटा उन सब के पास घर भी है और उन सब के बच्चे भी हैं, पर वो सब अपने बच्चों पर
बोझ बन गए थे, तो उन सब के बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो हर्ष बोला, तो दादाजी उनके बच्चे भी उनके साथ यही करेंगे क्या? तो हर्ष के दादाजी बोले, हाँ बेटा, बच्चे जो माँ बाप के साथ करते हैं वही उनके साथ भी होता है, पर फिर भी लोग इस सच्चाई को नहीं अपनाते, अपनी गलती नहीं सुधारते। हर्ष कुछ बोलने ही वाला था कि तभी विनोद की आवाज़ आई, हर्ष, अगर तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हों तो अब खाना खा लो। विनोद ने हर्ष के साथ सबको खाने पे बुला लिया। अब विनोद और परिधि की जिंदगी में सब ठीक चल रहा था। हर्ष भी बहुत खुश था कि अब उसके दादा दादी जी के साथ साथ उसके नाना नानी जी भी उसके साथ रहते हैं। समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन परिधि के पास उसके भाई का फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही परिधि बहुत हैरान परेशान हो गई। तो परिधि की मम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ परिधि, किसका फ़ोन था? परिधि बोली, मम्मी, भाई का फ़ोन था। पाखी, परिधि के भाई की बेटी थी जो सीढ़ियों से गिर गई, उसे काफ़ी चोट आई है, वो हॉस्पिटल में। परिधि की मम्मी बोली, कौन से हॉस्पिटल में? चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो विनोद बोला, आप ही क्यों मम्मी जी, हम सब चलेंगे आपके साथ। जब परिधि और विनोद के साथ हॉस्पिटल पहुँच गए, परिधि की मम्मी जैसे ही पाखी के पास बैठी, पाखी उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, दादी, आप और दादाजी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखो ना, मुझे कितनी चोट लग गई है, मैं सीढ़ियों से गिर गई। आप और दादाजी अगर घर पर होते तो मुझे कभी गिरने नहीं देते। आप दोनों मेरा कितना ध्यान रखते थे, कभी मुझे कुछ नहीं होने देते थे। मुझे आप दिनों की बहुत याद आ रही है। आप कहाँ चली गई थी? दादी, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। पाखी की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। आज पाखी के मम्मी पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी अपने मम्मी पापा को घर से निकालकर। पाखी की मम्मी पाखी की दादी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया। पाखी के पापा भी अपने मम्मी पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मुझे आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों के घर से जाने के बाद हमें समझ आया कि माँ बाप के बिना घर घर नहीं होता। हमारे पास सब कुछ था, पर आप दोनों की कमी हमेशा खलती रही। हमें माफ़ कर दीजिए और अपने घर चली। पाकी भी आप दोनों को बहुत याद करती थी। ये सारी बात सुनकर विनोद बोला, आज तुम्हारी बच्ची को इनकी ज़रूरत है तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वरना एक बार पलट के देखा भी नहीं कि ये दोनों है कहाँ। अब मैं इन दोनों को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। आप जब इन्हें घर से निकाल चुके हो तो इन्हें भूल भी जाओ। विनोद की बात सुन परिधि का भाई बोला, ऐसा मत बोलिए, हमें ये तो पता चल गया था कि मम्मी पापा आपके घर हैं, पर किस मुंह से माफ़ी मांगने आते और क्या बोलते आके कि जब तक आप हमारे साथ थे हमें आपकी कदर नहीं थी, और आज आप हमारे साथ नहीं हो तो हमें आपकी ज़रूरत है। मम्मी पापा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके कभी आप सबसे मिलने पर। आज जब गलती का एहसास हुआ है तो आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। आप सब हमें माफ़ कर दीजिए और अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगते हुए घर चलने के लिए बोलने लगा। पहले तो परिधि के मम्मी पापा भी उनके साथ नहीं जाना चाहते थे, पर जब पाखी ने जिद की तो मान गए उनके साथ जाने को। अब दोनों ही परिवार अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। सच में दोस्तों, जो बच्चे समझ जाएं कि माँ बाप का महत्व उनके जीवन में क्या है, वो हमेशा खुश ही रहेंगे, कभी उनको दुख की छाया भी नहीं लगेगी। इसलिए अपने माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखिए और हमेशा खुश रहिए।